हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। 6 लेक्चर है ये थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन का। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, ये सी गेट, एस एस सी, जी आर, जेई स्टेट, पी एस सी, पी एस यूज, कोई सा भी एग्जाम हो, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन हमने चालू किया है और काफ़ी तेज़ी से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको भी हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा फ्री एक्सपेंशन को अगर समझूं मैं, मान लीजिए दो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे पूरा वैक्यूम है। ओके, ये वैक्यूम है और यहाँ कुछ एयर बढ़ी हुई है, कोई एक प्रेशर पे, उसकी वॉल्यूम टेम्परेचर पे। एकदम से सडनली हम क्या करते हैं कि इस पार्टीशन को रप्चर कर देते हैं और ये जो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है, ये इस गैस से ही फिल कर जाएगा। ओके, जब ये ऐसा होगा तो जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता तो डी क्यू भी ज़ीरो होगा। और आपको पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आपका डी यू भी सबको ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब डी यू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी भी कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन हमारा ज़ीरो होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें T1/T2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, साथ में PV इज इक्वल टू MRT भी होता है। ओके, अब क्या करें, अगर V की जगह आप MRT/P रख देंगे, रख दीजिए MRT/P की पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा। M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। ओके, तो इसको इसी कांस्टेंट में घुसेड़ दीजिए, इसका कांस्टेंट K मान लीजिए। P की पावर बचेगा 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो T की पावर गामा, C की पावर, P की पावर गामा माइनस 1, इसको इधर ले जाएंगे तो पावर उलट दी मैंने। और फिर T की पावर C की पावर 1 माइनस गामा, P की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। तो T जो प्रोपोर्शनल है P की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा से प्रोपोर्शनल होगा। तो T1/T2 जो हो जाएगा वो P1/P2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। If the value of n is equal to 0 in PV की power n is equal to constant, then the process is to P V to the power n is equal to constant, और V 0 है तो 0, तो P is equal to constant आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आपका 33 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th, पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें n की वैल्यू 1 रख देंगे तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और पीवी कितने बराबर होता है, MRT, और MRT कांस्टेंट है जिसमें M और R कांस्टेंट होते ही हैं, यानी कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा जो कि ट्रू है। अगर एडियाबैटिक चाहिए तो यहाँ पे पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में n की वैल्यू क्या होगी, गामा होगी। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सिंपल से क्वेश्चन है। इफ इन द इक्वेशन पी की पावर n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे, v की पावर 1, इन्फिनिटी को 1/0 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब पीवी की पावर 1/0 है दोनों तरफ। अब पीवी की पावर 1/0 है। ओके, क्या कीजिए कि पीवी की पावर इन्फिनिटी 1/0 है, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो, इसमें जीरो ले लो, तो पी की पावर 0, वी की पावर 0 इंटू 0 और सी की पावर 0। तो ऐसा करते नहीं है, पर मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो पी की पावर 0 1 हो जाएगा, सी की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और वी की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगी आपका। तो ए ऑप्शन होगा। वैसे ये करना नहीं, ऐसा नहीं होता कि 0/0 आपस में कट के 1 हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। ओके, द जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन, पीवी की पावर यहाँ पे कुछ n होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द प्रोसेस इज सेट टू बी हाइपरबोलिक।
जब हाइपरबोलिक मतलब आइसोथर्मल, ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि जो वी है उसकी पावर 1 है, तो आपका 37 का बी हो जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस होता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, तो C हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। इसके तीन इसमें तीन तरीके के वेरिएशन होते हैं, वो सारे हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, तो बी का आपका ए हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो हो जाएगा वो उसका भी फॉर्मूला होता है log P2/P1 डिवाइडेड बाय log V1/V2, और ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और T1/T2 का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बी वाला P1/P2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यह भी हमने कवर किया, तो CADB हो जाएगा इसका आंसर। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज 0, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी हमने देखा। इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। देखिए स्टेडी फ्लो हो रही है, मतलब जितना मास यहाँ से आ रहा है उतना मास यहाँ से जा रहा है, जितनी एनर्जी का यहाँ से इनफ्लो हो रहा है वहीं उतना ही आउटफ्लो हो रहा है, तो मास ट्रांसफर, मास फ्लो रेट इनलेट और आउटलेट पे बराबर होगा, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होगा, वर्क ट्रांसफर कांस्टेंट होगा। ओके, तो आपके ऑल ऑफ दीज होंगे। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल स्टेडी फ्लो एक्सपेंशन। तो थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एपर्चर से हम गैस को फ्लो कराते हैं, या कोई बहुत पतली सी ट्यूब से हम किसी गैस को फ्लो कराएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ये वॉल के कांटेक्ट में आएगा, और फ्रिक्शन के कारण इसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जब प्रेशर आप कभी भी किसी चीज का जब प्रेशर कम होगा तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट। तो एरिया अंडर जो टीएस कर्व होता है वो आपको देगा हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड, तो आइदर ऑफ ए और बी होगा, डिपेंड करेगा। मान लीजिए साइकिल ऐसी है, ठीक है, ये कर्व है मेरा, तो अगर आप 1 2 3 4, अगर 1 से लेकर 2 के बीच में आप एरिया देखोगे तो ये आपकी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो ये होगी हीट एडेड। और 3 से 4 देखोगे तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो ये होगी हीट रिजेक्टेड। ठीक है, दोनों देता है। यहीं अगर ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता तो कर्व के अंदर का जो एरिया मिलता वो मिलता हमें वर्क डन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। The change of entropy when the heat is removed from a gas is positive। देखिए अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डी क्यू जो होता है वो क्यू डी टी के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी डी एस जो होगा, डी एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी के बराबर होगा, तो है ना, यही होता है फॉर्मूला। सो अगर हीट रिमूव करेंगे एक गैसेस में तो डी क्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टर्म्स में रहते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके की, इस वजह से इस बुक को लोग कम सजेस्ट करते हैं कि इसको सॉल्व करो, ये होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, तो ये जानकारी इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है थी। ये सारी चीजें मैं आपको अलग से ऊपर से कवर करा दूंगा, मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये इसमें एम्बिग्यूटी क्या है, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ये कवर नहीं था, पर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पॉजिटिव तो नहीं होगा, रिवर्सिबल के केस में नो ऑप्शन होगा। देखिए क्या होता है, डीएस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो वो होता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस टी एस जनरेशन। मतलब एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो हीट ट्रांसफर की वजह से तो आएगा ही, पर उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो डेल्टा एस जनरेशन भी होगा। ये क्यों आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, मॉलिकुलर कोलिजन्स की वजह से, इन इलास्टिक इफेक्ट्स की वजह से, हिस्टेरेसिस, दुनिया भर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, बहुत सारी वजह से आ सकता है डेल्टा एस जनरेशन। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जीरो हो जाता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते।
अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये हमेशा डेल्टा एस जनरेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब एंट्रोपी जनरेट ही होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि एंट्रोपी कम हो जाए। तो देखिए, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, यानी कि हीट ऐड करी और डेल्टा एस जनरेशन पॉजिटिव है, तो हमारी हीट एडिशन के केसेस में डीएस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। देखिए, हीट रिजेक्शन के केस में डिपेंड करेगा, हीट रिजेक्शन के केस में ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव ज्यादा बड़ा है तो डी क्यू जो डीएस जो है वो हमारा वो नेगेटिव हो सकता है। अगर ये छोटा हुआ, अगर ये छोटा हुआ तो उस केस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये हीट रिजेक्शन के केस में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और दोनों बराबर हुए तो डी एस जो है एंट्रोपी चेंज वो जीरो भी हो सकता है। ओके, तो तीनों केसेस बनते हैं आपके इरिवर्सिबल केसेस में। और अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो डी एस जो हो जाएगा वो डी क्यू बाई टी के बराबर हो जाएगा। हीट अगर रिजेक्ट होगी तो हमारा नेगेटिव आएगा, हीट अगर ऐड होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी वो हमारे केस में जीरो आएगा। इसीलिए कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। अब अगर रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो तो क्या होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में आपका डी एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू बाई टी प्लस डी एस जनरेशन, ठीक है, जिसमें डी क्यू तो जीरो हो जाएगा, तो डी एस जो होगा चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा वो डी एस जनरेशन के बराबर होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होगी। तो ये जो ये शब्द है ना, इनको आप जरूर ध्यान से रखिएगा। प्ले पीछे जाके एक बार फिर से सुन लीजिएगा, या मैं बोल भी देता हूं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होगी और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी होगी नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अ वर्किंग fluid which increases or decreases as the heat supplied or removed in a reversible manner, तो ds is equal to dq by dt होता है। अगर इसको हीट को अगर आप रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तो आपका एंट्रोपी में चेंज आएगा। ओके, एंट्रोपी में बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ, तो जो एंट्रोपी है वो आपकी एक तो होती है पॉइंट फंक्शन, यानी कि ये आपके इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगी, किस पाथ के थ्रू हो रहा है इस पे डिपेंड नहीं करेगी। और इसको आप प्रेशर टर्म्स और टेम्परेचर वॉल्यूम किसी भी टर्म्स में आप डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक वॉल्यूम है जो इनिशियली P1 V1 T1 स्टेट पे थी, नेक्स्ट P2 V2 T2 स्टेट पे पहुंच जाती है, तो DS जो होगा वो होगा mCV ln T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस mR ln V2 बाय V1। कब, जब P1 से P2 गई है। ओके, तो DS क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mCP ln T2 बाय T1 माइनस mR ln P2 बाय P1। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं और दोनों तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं एंट्रोपी को। अब आप सब पूछ रहे थे कि सर अगर बुक में क्वेश्चंस गलत दिए होते हैं तो उसको पॉइंट आउट करो, तो उसमें सिर्फ ए ऑप्शन दिया था, पर मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया कि आप दोनों तरीके से एंट्रोपी के चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका ए और बी दोनों होंगे। हीट लॉस्ट और एब्जॉर्ब, तो डी एस जो होती है वो डी क्यू बाई टी होती है, और ये जो होती है हीट लॉस्ट और एब्जॉर्ब होती है डी क्यू, तो डी क्यू जो हो जाएगी, डी क्यू जो हो जाएगी वो आपके टी डी एस के बराबर हो जाएगी, तो डी क्यू जो हो जाएगी वो टी डी एस। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंट्रोपी ऑफ अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, एग्जैक्टली
ट्रिपल पॉइंट पे आपकी जो एंट्रोपी होती है उसको हम जीरो मानते हैं, और ट्रिपल पॉइंट आपका होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस पे या 273.16 केल्विन पे। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जीरो मानेंगे। तो ये ट्रिपल पॉइंट पे हम एंट्रोपी को जीरो मान लेते हैं मॉइलर चार्ट बनाने के लिए। अब इससे अगर आपसे पूछे कि एंट्रोपी बताओ 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैसे बताओगे? MCP ln 274 डिवाइडेड बाय 273। इस तरीके से अगर हमने चेंज, या ये फॉर्मूला का था, चेंज इन एंट्रोपी का था, पर S एट 1 डिग्री सेल्सियस माइनस एस 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता चल गया। S0 तो हम जीरो ही मान चुके हैं, तो हमें S1 पता चल जाएगा। ओके, तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। किस तरीके से पूछेगा? बोलेगा कि ये जो गिलास में पानी रखा है आपके सामने, इस गिलास में का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बताओ इसकी एंट्रोपी क्या होगी। आप कोई भी फॉर्मूला देखें, कभी भी एंट्रोपी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकालते हम, हमेशा रिलेटिव टर्म्स में निकालते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। तो हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको जीरो मान लेंगे एंट्रोपी को, और फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, और डायरेक्टली हम फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाल के एग्जामिनर को बता देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंट, तो इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट क्या करता है कि एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो रही है, जितनी एनर्जी की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी। एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व इन थर्मोडायनेमिक सोल्यूशन, वो वर्क डन देता है क्या? तो नहीं, वर्क डन कौन देता है? पीवी डायग्राम देता है। टीएस डायग्राम हीट ट्रांसफर देता है, तो ये डिसएग्री हो जाएंगे। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन अ गैस, अब देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल बोलना चाहिए वैसे इसको, अगर नहीं बोला है, ठीक है, नहीं बोला है, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या फिर और जीरो भी हो सकती है। अगर ये रिवर्सिबल बोलता, अगर ये बोलता रिवर्सिबल, तो एब्जॉर्ब के केस में हमेशा पॉजिटिव होती, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो आपका सी ऑप्शन होगा, है ना। वैसे इसमें पॉजिटिव दी हुई है बुक में, तो ये देखिए गलत दिया हुआ है, पर मैंने अभी आपको बताया कि ds जो होता है वो होता है dq/t प्लस ds जनरेशन के बराबर। अब अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो डिपेंड करेगी dq/t की वैल्यू पे, है ना। फिर मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, एडियाबैटिक के लिए भी इंक्लूड कर लो तो 4 केसेस जाएंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और वो इन 4 केसेस में होता है, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको। एंट्रोपी इज द पॉइंट फंक्शन एंड दस द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखिए, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला देखा था S2 माइनस S1, एक लिख देता हूं सिर्फ, MCV ln T2/T1 माइनस MCP ln V2/V1 प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप देखो, इसमें सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम नहीं भी हो, आइडियल गैस होनी चाहिए आपकी, सीपी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंजेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये ऐसा सिस्टम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं इसमें ये नहीं बोला कि एडियाबैटिक के लिए अलग फॉर्मूला होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अलग होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अलग होगा, सबके लिए ये काम करेगा। तो ये आपका एंड स्टेट पे डिपेंड करेगा, पॉइंट फंक्शन है। किसी भी तरीके से आप फ्लूइड की, गैस की प्रॉपर्टीज को चेंज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि एंड स्टेट क्या है और शुरुआत की स्टेट क्या थी। अगर तुम उसका डेटा बता दो तो मैं बता दूंगा कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा पॉइंट फंक्शन होती है। 51 का ए। एंट्रोपी इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो आपकी रिमेन्स कांस्टेंट भी रह सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द कंडीशन फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, तो रिवर्स, ये क्लॉसियस की जो आपकी इक्वेशन होती है उसमें
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी अगर 0 के बराबर है तो वो हो जाएगी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इरिवर्सिबल है तो आपकी डी क्यू बाई टी, समेशन ऑफ डी क्यू बाई टी या इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी आपका 0 से कम आना चाहिए। और इम्पॉसिबल अगर होना है तो वो डी क्यू बाई टी का इंटीग्रल आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। अब देखिए ये कह रहा है कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई जो टी है, इसमें टी जो है वो लो टेम्परेचर है। एक्चुअली में ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है और कई जगह इसको लो टेम्परेचर भी लेते हैं, तो एक तरीके से आप इस स्टेटमेंट को सही बोल भी सकते हो। पर देखिए, चेंज इन एंट्रोपी मे बी रिगार्ड एज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ अवेलेबल और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हीट ट्रांसफर इनटू वर्क। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चेंज इन एंट्रोपी हमको बताएगी कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये भी सही है। पर आप ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, थर्ड वाला, द एंट्रोपी रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड पर डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर। मतलब जो एंट्रोपी है वो W मैक्स बाय dt है। ये कहीं से भी गलत, ये हर जगह से गलत है। एंट्रोपी ये नहीं बताएगी कि कितना मैक्सिमम वर्क कर सकते हो। एंट्रोपी जितना ज़्यादा चेंज, जितना ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, उल्टा उतना ज़्यादा मैक्सिमम वर्क जो आप कर सकते हो वो कम होगा। समझे? एंट्रोपी अगर आपकी सिस्टम की बढ़ेगी तो आपका जो मैक्सिमम वर्क जो आप कर सकते हो वो कम होगा। तो ये कहीं से ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी कि मैक्सिमम वर्क नहीं बताएगी आपको। ओके, पर ये रिगार्ड, अब यहां पे देखो, मे बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी से आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क निकाल सकते हो। पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट बोलेगी तो ये गलत होगा। ओके, तो ये गलत होगा। ईएसी वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वहां पे इसको गलत बताया गया था, तो आपका ए और बी यहां पे सही होगा, सी गलत होगा। चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैस इज नेगेटिव। तो ये किस केस में होगा? रिवर्सिबल केस में होगा। अगर रिवर्सिबल इंक्लूड कर दे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, पर यहाँ पे रिवर्सिबल इंक्लूड किया नहीं था इन लोगों ने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस केस में होगा, है ना। रिवर्सिबल इंक्लूड करे तो यस होगा, इरिवर्सिबल करे तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो सब हमने डिस्कस किया कैसे होगा। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग। हाँ, तो एंट्रोपी जो यूनिवर्स की है वो कंटिन्यूअली इंक्रीज कर रही। क्यों? डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस डी एस जनरेशन। यूनिवर्स जो है वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना मास का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर जीरो हो गया, तो डी एस जनरेशन बचेगा। और मैंने बताया डी एस जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज ही करेगी। तो आपका 58 का ए ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है टी से। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है 3/2 आर यू टी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है और 3/2 आर यू टी के बराबर हो जाएगी। तो v जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट ऑफ टी से। तो ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।